नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। हमारे चैनल पर जो तैयारी चल रही है आप देख रहे हैं यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, छत्तीसगढ़ पुलिस, एसएससी, जीडी आदि जो विभिन्न राज्य एवं केंद्र स्तरीय परीक्षाएं चल रही हैं वर्तमान में, जिनके फॉर्म भरे गए थे, अब परीक्षा हो रही है या परीक्षाएं कुछ समय में होने वाली हैं, उन सभी के लिए क्लासेस आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेंगी। यह क्लास जो है वो हिंदी की क्लास है और हिंदी आपकी जिस भी परीक्षा में आती है उन सब के लिए यह क्लास बहुत ही उपयोगी होने वाली है। इसके पहले के 21 प्रैक्टिस सेट यदि आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर लगी हुई है प्लेलिस्ट में, आप जाकर उसे देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए। चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज का पहला शानदार और जानदार प्रश्न। और हाँ मित्र, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप हमारे जो चैनल है ये स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77, इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन भी प्राप्त होता रहे। चलिए पहले प्रश्न पर आप ध्यान दीजिए। जब किसी शब्द में एक ही वर्ड अर्ध व पूर्ण केवल 2 बार आए तो वहाँ कौन सा व्यंजन होगा? ध्यान दीजिए, द्वित्व व्यंजन होगा, संयुक्त होगा, स्पर्श होगा या फिर अंतस्थ होगा। तो ऐसे हालात में जो होगा वो आपका यहाँ पर द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। द्वित्व का मतलब आप समझते हैं, परिभाषा तो दी गई है यहाँ पर। देखिए, एक व्यंजन तो आपका पूरा रहेगा। जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पर बिल्ली, बिल्ली में ला आधा है और वही ला ही जो है वो पूरा है। और दिल्ली लिखेंगे तब भी एक ला आधा है, एक ला पूरा है। चम्मच लिखेंगे, इस प्रकार के जितने भी हैं ना जिसमें जो शब्द आधा है, जो अक्षर आपका आधा है वही पूरा वाला भी हो, तब वहाँ पर आपका हो जाएगा द्वित्व व्यंजन। समझ में आ रहा है आपको? बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चलेंगे हम आगे और देखेंगे बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट जिसे कि आप रचना भी कहते हैं, यानी आपको समझ में नहीं आ रहा कि बनावट क्या है तो आप समझिए बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। 4 हैं, 2 हैं, 5 हैं या फिर 3 हैं। तो बनावट या रचना के आधार पर आपके शब्द के भेद हैं 3। कितने हैं? 3 हैं। 3 कौन कौन से आप जानना चाहेंगे? तो रूढ़ शब्द सबसे पहले तो आपका आ जाएगा रूढ़ शब्द। उसके बाद दूसरा आएगा आपका यौगिक। हम बहुत ही इत्मीनान के साथ यह क्लास देखेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है क्योंकि इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए। और तीसरा हो जाएगा योग रूढ़। योग रूढ़। वैसे ये जो लिखे गए हैं अपने आप में अपना अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से समझाती हूँ, समझिए आप। रूढ़ शब्द पहले आप देखिए, रूढ़ किसे कहते हैं? रूढ़ यानी कि जिस शब्द के जिस रूप का खंड सार्थक न बचे, यानी आप उस शब्द को तोड़िए, उसका जो खंड बचे वह सार्थक ना हो, निरर्थक निकला। जैसे आप देखेंगे पानी हो गया, दांत हो गया, हाथी हो गया। इसमें आप पानी में पा और ना को अलग कर दीजिए, इसका कोई मतलब है नहीं, है ना। ये मूल हैं। आँख हो गया, दांत हो गया, चांद हो गया, इस प्रकार के जो शब्द हैं, रात हो गया, दिन हो गया, ये रूढ़ शब्द कहलाएंगे। और लेकिन यौगिक क्या होता है? यौगिक में 2 शब्द मिल जाएंगे और मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करेंगे। जैसे आपका विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्यालय, विद्यालय, धर्मालय, धर्माश्रम, इस प्रकार के जो शब्द हैं 2 शब्दों के, 2 अलग अलग शब्दों के मेल से जो एक शब्द बन जाता है, एक नए शब्द का निर्माण होता है, वह यौगिक शब्द कहलाता है। और यौगिक वह होता है जो 2 शब्द मिले तो 2 शब्द के मिलने से एक तीसरे शब्द का निर्माण हो, लेकिन वह एक अलग ही अर्थ प्रदान करे, जो वह दिख रहा वह नहीं हो। जैसे आपका दिख जाएगा लंबोदर, तो लंबा और उदर दोनों मिलकर के बना हुआ है लंबोदर, लेकिन यह किसकी तरफ इंगित कर रहा है? गणेश भगवान की तरफ इंगित कर रहा है। पंकज, पंकज का अर्थ हो गया कमल। पंचानन, तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो जो किसी एक स्पेशली के किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी चीज़ के लिए रूढ़ हो जाएंगे, तब वहाँ पर वह हो जाएगा योग रूढ़। अगर आप माने तो बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वह सभी योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं।
हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जब किसी वाक्य में एक ही शब्द ज्यों का त्यों दोहरा दिया जाए, ज्यों का त्यों दोहरा दिया जाए तो वहाँ पर कौन सा व्यंजन होगा? बताइए। निपात होगा, पुनरुक्त होगा, बलाघात होगा या फिर ऊष्म होगा? तो मित्रों आप समझते पुनरुक्ति, पुन का मतलब होता है दोबारा, पुनर यानी दोबारा हो जाएगा, और उक्त मतलब होता है लिखना, कहना, कथन, जो भी यानी जो आपने लिखा भाई फिर से लिख दे रहे हैं, इसका मतलब हो गया पुनरुक्ति, बार बार या पुनः जिसकी उत्पत्ति हुई है, पुनः जो लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुनरुक्ति इस प्रश्न का जवाब हो गया सही। अब आप देखिए कि ये जो आपका आ गया सुरभोग, ये सुरभोग जो है वो किसका पर्यायवाची है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। पर्यायवाची भी आपसे परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, तो आपको जानना होगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा मैं आपको पुनरुक्ति के बारे में और बताती हूँ, क्योंकि मुझे लगा ऐसे आपको इन थोड़े शब्दों में आपको समझ में नहीं आया। जैसे आप जब लिखें यानी एक ही शब्द, एक शब्द आपने लिखा घर, घर लिखा, घर के बगल फिर घर ले दिया, यानी घर घर, देश देश, हाथ हाथ, बात बात, जिस जिस जगह जगह, इस प्रकार को जो शब्द आ जाएंगे आपके वाक्यांशों में, आपके गद्य में, आप जो पढ़ते हैं लिखते हैं, आपने अधिकतर देखा घर घर की यही हालत है, देश देश परेशान है, हाथ हाथ कोई सामान बिक गया चला गया, हर हर घर में यही हाल है। तो इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वहाँ पर आपका हो जाएगा पुनरुक्ति, व्यंजन की आवृत्ति हुई है, पुनरुक्ति इसी की कहा जाता है। एक आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी होता है, उसे भी हम पढ़ेंगे धीरे से। मैं आपको बता रही तो सुरभोग निम्न में से किसका पर्यायवाची है? कपड़ा का है, आकाश का है, आँख का है या फिर अमृत का है? तो सुरभोग, सूर्य का मतलब होता है क्या? देवता, और भोग का अर्थ होता है भोगने वाला, यानी उसका सेवन करने वाला, जो उसका उपभोग करे, उसे प्राप्त करे। तो यानी जिसको देवता जिसका भोग करते हैं, तो देवता ने किसका भोग किया था? अमृत। आपने टीवी सीरियल जो हमारी पौराणिक कथाएं आती है उसमें देखा होगा, समुद्र मंथन से जब निकलता है अमृत तो उसे पिलाया जाता है देवताओं को। वो विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाते हैं और असुरों को शराब पिला देते हैं, यानी कि मदिरा जिसे कहा जाता है। तो ये सुरभोग उसका है, ये पर्यायवाची, यानी अमृत का पर्यायवाची जो है वो सुरभोग है। और इसके और कौन कौन से पर्यायवाची हैं अमृत के, हम देखते हैं। पीयूष तो बहुत ही प्रसिद्ध पर्यायवाची है इसकी। देखिए आप, पीयूष, सुधा और अमीय, अमीय पियावत मान बिन रही मन हमें न सुहाय, ये पढ़ा होगा आपने। और उसके बाद जीवनोदक, अमी, सोम और मधु, यह जो है हो जाता है आपके अमृत का पर्यायवाची शब्द। आँख का भी हम देख लेते हैं लगे हाथ। इसमें आपका नयन, ये आप जानते हैं, नेत्र, लोचन, चक्षु, दृग, अम्बक, दृष्टि, दीदा, दीदा आपने सुना होगा गांव में, आँख न दीदा, मतलब दीदा का मतलब ही आँख होता है। ईक्षण, प्रेक्षण, ये सभी आपके नेत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। चलेंगे हम आगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अब आप बताइए कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? कुछ लोग तो ये समझ रहे होंगे कभी हम अलंकार ही नहीं समझते ढंग से, और अलंकार के भेद कौन पूछे, यहाँ पर तो अनुप्रास के ही भेद पूछा जा रहा। जी हाँ मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैंने आपसे कहा था प्रत्येक प्रैक्टिस सेट जो है वो चुनिंदा प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आ रही हूँ। यदि आपने पूरा इसको हल कर लिया, मैं लगभग 100 प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी। यदि आपने 100 के 100 प्रैक्टिस सेट हल कर लिए तो ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है वनडे एग्जाम की जिसमें से ये क्वेश्चन ना फंसे, यानी आप 100% सफलता जरूर हासिल करें यदि व्याकरण के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं तो। इसलिए आप इसे हल्के में मत लीजिए। और हमारा चैनल छोटा सा है तो ये मत समझिए कि आप यहाँ पर पढ़ाई जो है छोटे लेवल की होती है। पढ़ाई यहाँ पर बहुत ही स्तरीय पढ़ाई हो रही है, बहुत ही स्तर की पढ़ाई है। आप खुद ही देखें जब आप कोई परीक्षा देकर के आएंगे, हमारे प्रैक्टिस सेट से आप मिला लीजिएगा। तो ये बताइए आप, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, 3 भेद हैं, 2 भेद हैं या फिर 4 भेद हैं? तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और कौन कौन से भेद हैं? पहले आप देखेंगे छेका अनुप्रास, छेका अनुप्रास, उसके बाद आपका है वृत्त्यानुप्रास, फिर है लाटा अनुप्रास, फिर है श्रुत्यानुप्रास
और उसके बाद पांचवा जो है वह अंत्य अनुप्रास है। यानी अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, इन पांचों को भी हम पढ़ेंगे विस्तार से। अब आप बताइए छंद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? उपनिषद में मिला छंद का सर्वप्रथम प्रयोग, पुराण में मिला, ऋग्वेद में मिला, या कि महाभारत में मिल गया था? कहाँ पर मिल गया था? तो छंद का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वह मिल गया था आपके ऋग्वेद में। ऋग्वेद में छंद का सबसे प्रथम प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? आप बताइए। आप बहुत पढ़ते हैं रस छंद अलंकार, हमेशा जिसे देखो वही पढ़ता रहता है रस छंद अलंकार। तो आपको बताना जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। वैसे बहुत ही आसान प्रश्न है यह, व्याकरण पढ़ने वालों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है कि आप इसे हल ना कर पाएँ, बहुत ही आसान है। तो हम जानेंगे जुगुप्सा जो है वीर रस का स्थायी भाव है कि विभत्स रस का है, शांत का है, या फिर श्रृंगार रस का है? किसका है मैं बता देती हूँ। जुगुप्सा जो है विभत्स रस का स्थायी भाव है। चलिए हम सभी रस के स्थायी भाव को जान लेते हैं। जो आपका पहला रस है महत्वपूर्ण श्रृंगार, श्रृंगार का स्थायी भाव है रति, और हास्य का हास। वरुण का जो है स्थायी भाव वह शोक हो जाता है। वीर का उत्साह है, ये देखिए उत्साह। और हम आगे बढ़ेंगे रौद्र का, रौद्र का क्रोध है, ये देखिए। उसके बाद भयानक का भय, और अद्भुत का आश्चर्य। आश्चर्य विभत का जो गुस्सा हमने बता ही दिया। फिर क्या बचता है आपका शांत, शांत का निर्वेद, और वात्सल्य का अपत्य भगवत प्रेम बन वो क्या बोलते हैं इसको, प्रेम वात्सल्य, बच्चों से प्रेम जो होता है वो हो जाता है वात्सल्य रस। और मित्रों आप ध्यान दीजिए कि आपको जो भरत मुनि थे, यानी जिनके नाट्य शास्त्र में रस का वर्णन मिलता है, उन्होंने सिर्फ 8 रसों को ही माना है, यानी श्रृंगार से लेकर अद्भुत रसों तक का ही उन्होंने वर्णन किया है। और इसके अलावा जो आपके 10 रस अभी हुए हैं वर्तमान में, उद्भट महोदय ने 9 मान लिया और पंडित विश्वनाथ ने 10 मान लिया है। ठीक है मित्रों, तो अब बताइए रस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद है, करुणा है, दया है, या फिर क्षमा है? रस शब्द का शाब्दिक अर्थ मैंने पूछा आपसे। तो रस शब्द का शाब्दिक अर्थ है आनंद, यानी जिससे आपको आनंद की प्राप्ति हो वहीं पर रस होता है। आप बताइए जहां पर एक ही शब्द बार बार आए वहां पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? जैसे आप लिखेंगे एक राजा था, एक राजा था। फिर लिखेंगे एक राजा था वह बहुत बीमार था। फिर लिखेंगे एक राजा था वह बहुत अच्छा था। एक राजा था वह प्रतिदिन शिकार खेले जाता था। आपको ये जो बार बार जो एक एक का रिवीजन करना पड़ रहा है, वहीं पर आप लगा देते हैं इस प्रकार का चिन्ह। याद आया कुछ आपको? डबल ये इस प्रकार का, तो उसी को कहा जाता है पुनरुक्त बोधक चिन्ह, यानी जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आए। जैसे सीता विद्यालय गई, राधा विद्यालय गई, राधा विद्यालय गई, राधा खाना खाई। तब राधा विद्यालय गई या सीता जीता जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। विद्यालय गई, खाना खाई, तो बार बार आपको उसका नाम ना लिखना पड़े। एक बार आपने ऊपर नाम लिख दिया राधा, फिर नीचे आप लिख देंगे ये ऐसे कर देंगे, समझ गए राधा ही बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो वो सांकेतिक चिन्ह है। और चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आप बताइए आँखा आँखी, आँखा आँखी में कौन सा समास है? जी हाँ मित्रों, आँखा आँखी में बताइए कौन सा समास है? बहुत पढ़ते हैं ना आप, कहते हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं बताइए? आँखा आँखी में द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि समास है। मैं आपको बता देती हूँ आँखा आँखी में आपका बहुव्रीहि समास है। कैसे? जैसे इस समास में कोई भी पद प्रधान तो होता नहीं है, यानी बल्कि दोनों पद जुड़कर एक नया अर्थ दे देते हैं। लेकिन यह एक जो है विशेष आपका आप समझिए कि एक इसका नियम है कि जहाँ पर लिंग बदलकर एक ही शब्द 2 बार आए वहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाए। जैसे लाता लाती, लाता फिर लाती, हाथा हाथी, डंडा डंडी, मेरा मेरी, आँखा आँखी। इस प्रकार ध्यान दीजिए कि लिंग बदल कर आए तब वहाँ पर भी बहुव्रीहि समास होगा एक ही शब्द। जैसे आँखा आँखी, डंडा डंडी, हाथा हाथी, लाता लाती, तो वहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। दिनेश के पिताजी बीमार थे,
इसमें आप बताइए कौन सा कारक है। दिनेश के पिताजी बीमार थे, कौन सा कारक है? संबंध कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक। तो यहाँ जानते हैं कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता ये कौन सा है आपका? कर्ता जो है, कर्ता तो दिनेश हैं, लेकिन इसमें इनके पिता के साथ इनका संबंध बता रहा है। दिनेश का उसके पिता के साथ उसका संबंध बता रहा है कि दिनेश के पिताजी बीमार थे। कौन बीमार था? दिनेश के पिताजी बीमार थे। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका संबंध कारक, और संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वह का, के और की, यह संबंध कारक का चिन्ह बताया जाता है। आप इसे भी याद कर लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और आपसे मैं पूछना चाहूँगी, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के कितने प्रकार हैं? 7 हैं, 5 हैं, 3 हैं या फिर 2 हैं? जी हाँ मित्रों, बहुत देर ना करिए, आप थोड़ा जल्दी बताइए कि प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद हैं। मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे दिए हैं, तो उम्मीद है कि आप जरूर बताएंगे। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया ये प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने, क्रिया विशेषण जो अव्यय है उसके कितने प्रकार हैं? उनके प्रकार जो है वो 3 हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम देखेंगे साधारण क्रिया विशेषण, साधारण क्रिया विशेषण। तत्पश्चात आएगा संयोजक क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण। फिर आएगा अनुबद्ध क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। यह हो गया इसका सही जवाब। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा। तो अव्यय होते हैं 4 प्रकार के से। पहला हो जाता है आपका क्रिया विशेषण अव्यय, और दूसरा हो जाएगा आपका संबंध विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, और तीसरा हो जाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय, चौथा हो जाएगा विस्मय बोधक अव्यय। यह रहा आपके प्रश्न का सही जवाब। हम बढ़ेंगे आगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे, विशेषण के कितने तत्व होते हैं? जी हाँ मित्रों, बताइए विशेषण के कितने तत्व होते हैं? आप जरूर जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हमारे साथ तो आप पढ़ ही रहे हैं, लगातार जारी है आपकी तैयारी। और मैं आपको बताती हूँ विशेषण के 2 तत्व होते हैं। कौन कौन से? देखिए पहला ऑप्शन हो जाएगा इसमें, पहला तो हो जाता है आपका क्या? विशेष्य विशेषण, विशेष्य और विशेष्य, और दूसरा होता है विशेषण। और अगर आप पूछें तो प्रयोग के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछे विशेषण के तत्व कितने हैं? तत्व भी 2 ही हैं, विशेषण और विशेष्य। यह 2 होते हैं विशेषण के तत्व। हम बढ़ेंगे आगे और अब आप जानेंगे कि अपनाना किस प्रकार की संज्ञा है। संज्ञा नहीं बल्कि क्रिया पूछा यहाँ पे। अपनाना किस प्रकार की क्रिया है? अनुकरणात्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, या कि नाम धातु क्रिया है? तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा हो जाएगा नाम धातु क्रिया। अब आप सोच रहे होंगे कि नाम धातु क्रिया क्या है। मैं बताऊं, जिस क्रिया से, यानी जिस क्रिया का जन्म संज्ञा सर्वनाम व विशेषण शब्दों के योग से हो उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा आप, आप से बन गया अपनाना, आपसे क्या बना? अपनाना। गर्म, गर्म से हो गया गर्माना। ठंड से हो गया ठंडाना। लात से हो गया लतियाना। बात से बतियाना। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं हुई वह आपकी हो गई नाम धातु क्रियाएं। और संयुक्त क्रिया, जैसे संयुक्त क्रिया जो होती है, अगर आपको कोई उदाहरण दें हम यहाँ पर, तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रिया एक साथ विद्यमान हो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होगी। जैसे सीता घर गई और सोने लगी, दादा जो है खाना खाई और फिर चली गई विद्यालय। इस प्रकार 2 क्रिया जहाँ पर साथ ही आए वहाँ पर हो जाएगा आपका संयुक्त क्रिया हो जाएगी। 2 क्रिया का आना आवश्यक है। फिर हम देखेंगे प्रेरणा, इसमें क्या है? अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक क्रिया किसे कहते हैं आप? जैसे अनुकरणात्मक होता है किसी चीज़ का अनुकरण करना। जैसे खटखट से क्या होता है? खटखट से खटखटाना।
हट हट से हट हटाना, हिन हिन से हिन हिनाना, गुनगुन से गुनगुनाना। इस प्रकार यानी जैसे समझिए कि जहाँ पर कल्पना या वास्तविक ध्वनि समझिए आप, ध्वनियों के दोहराव की सूचना मिले। किसकी सूचना मिले? ध्वनियों के दोहराव की सूचना जहाँ पर मिले वहाँ पर अनुकरणात्मक क्रिया हो जाती है। सकर्मक क्रिया इसके पहले प्रैक्टिस सेट में मैंने बता ही दिया। सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं? जी हाँ मित्रों, सर्वनाम के कितने भेद माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा। तो आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्वनाम के भेद माने जाते हैं 6। 6 कौन कौन से भेद हैं आप देखिए पहले। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यदि आपसे पूछे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तब आपको बताना है 6 बता देना है। और यदि पूछे आप सर्वनाम की संख्या कितनी है तब आप बताएंगे 11। और ये 11 कौन कौन से हैं? मैं को हम भी कह लीजिए ब्रैकेट में है, इसमें हम इसके अंतर्गत तू तुम आप ये तीनों एक ही हो जाएंगे। और उसके अलावा आप देखेंगे आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, क्या, कौन, ये सभी जो है सर्वनाम के अंग हैं या सर्वनाम की संख्या मैंने बताई 11 सर्वनाम है वो हैं, इसमें आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिश्तों एवं संबंधों के नाम कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? रिश्तों और संबंधों के नाम संबंधवाचक में आएंगे, द्रव्यवाचक में आएंगे, समूहवाचक में आएंगे या फिर जातिवाचक में आएंगे। तो मित्रों संबंधवाचक जैसे तो कोई संज्ञा होती ही नहीं है, सबसे पहले आप जानिए। द्रव्यवाचक आप जानते हैं जिसमें जैसे जल हो गया आपका, तेल हो गया, इस प्रकार के आएंगे। और ये जो समूहवाचक है इसमें गुच्छा, विद्यालय, सैनिक, इस प्रकार के शब्द आएंगे। जातिवाचक इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि रिश्तों एवं संबंधों का जैसे बुआ, पापा, मित्र, पत्नी, भाई, ये सब क्या हो गए? ये सब एक जाति है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल है। ये जाति बता रहा है, किसी व्यक्ति की पहचान जो है वो जाति के रूप में की जा रही है। निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन चय होगा, निधन चय होगा, निधन चय होगा, निधन चय होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और यह विसर्ग संधि है। संधि के 3 प्रकारों में आप जानते हैं स्वर, व्यंजन, विसर्ग, तो उसी में ये शामिल है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग यानी विसर्ग संधि है। आप बताइए भा का उच्चारण स्थान क्या है? भा का उच्चारण स्थान आप जानते हैं, इसका सूत्र मैंने कई बार बताया है, फिर से बताऊं क्या? सबसे पहले आप देखिए मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, इचु यशानाम तालु, उपूपधीया नाम मोष्ठव, यानी पा वर्ग जो है आपका पा, फा, बा, भा और मा, यह बोले जाते हैं ओठ से, उनका उच्चारण स्थान जो है वह ओठ है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, भा जो है वह पा वर्ग में शामिल है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान आपका ओठ हो जाएगा। प्राण तत्व के आधार पर अंतस्थ व्यंजन क्या है? अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण है, महाप्राण है, दोनों है या फिर कोई नहीं है। प्राण तत्व के आधार पर जो अंतस्थ व्यंजन है वह अल्प प्राण की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। उच्चारण समय के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ मित्रों, स्वरों का वर्गीकरण पहले 5 प्रकार से किया गया, उन्हें यानी 5 प्रकार से बांटा जा सकता है, यानी किस प्रकार से कितने प्रकार का होंगे, तो उसी में आपसे पूछा जा रहा है। उच्चारण समय के आधार पर आपको बताना है कितने प्रकार के स्वर होते हैं। उच्चारण समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार से होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी देखिए आप, कौन कौन से? पहला हो जाएगा ह्रस्व, दूसरा हो जाएगा दीर्घ और तीसरा हो जाएगा प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। सबसे पहले देखिएगा आप, ह्रस्व मतलब जो होता है जो एक मात्रीय, यानी छोटा ई, लिखूं क्या यहाँ पे, चलिए देखिए, छोटा अ, छोटी ई, छोटा ओ और री, ये हो गया ह्रस्व। दीर्घ में आ जाएगा आपका आ, ई, ऊ, मतलब ये छोटा ऊ। उसके बाद हाँ देखिए, दीर्घ में आएगा आ, ई, उ और ई, ये उ, ए, ऐ,
ओ और औ, ये सभी आ जाएंगे आपके दीर्घ में। और प्लुत में क्या आएगा? प्लुत का प्रयोग अधिकतर संस्कृत में हो, जैसे आप किसी को बुला रहे हैं, कोई आपके पास नहीं, दूर है, तो आप थोड़ा सा गैप देंगे, बुलाएंगे श्याम, ऐसे बुलाएंगे श्याम। तो ये इसमें थोड़ा सा अंतर आ रहा है। यहाँ पर आप एक 3 टाइप का बना देते हैं, संस्कृत में प्रयोग ज़्यादा देखने को मिलता है, उसी को कहा जाता है प्लुत स्वर। ये इस प्रकार का बना हुआ आपको मिलता है ना, इस प्रकार का, ऐसे ऐसे ऐसे। शिबू ने मारा ढिशू, आपने कॉमिक्स पढ़ा रहा होगा बचपन में, तो उसमें ऐसे आता है ना, वो जो चाचा चौधरी थे और शिबू थे, उनकी कहानी हम लोग पढ़ते थे बचपन में, तो उसमें अधिकतर इसका प्रयोग होता था। और वर्तमान में हम देखेंगे तो संस्कृत में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है, हिंदी में भी एक आध प्रयोग मिल जाता है, जैसे आप बोलेंगे ओ। इस प्रकार का जब आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो जो खिंचाव हो रहा है, उस खिंचाव को आप लिखने में व्यक्त कैसे करेंगे? तो वहाँ पर यही चिन्ह लगा करके इस खिंचाव को व्यक्त किया जाता है। मित्रों, यह रही आज की क्लास, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा यह क्लास। इसके अलावा हमारे चैनल पर और भी बहुत सी क्लासेस हैं, आप उनको ज़रूर देखिए। मैं आपसे बार बार कहना चाहूँगी, इसका आप लाभ ले लीजिए, क्योंकि इस बार तो यह फ्री है, हो सकता है अगली बार पेड हो जाए, तब आप इसका लाभ ना उठा पाएँ। और अपने और लोगों को भी आप इस क्लास तक पहुँचाइए, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, और आप देखेंगे आपकी परीक्षा आपको सफलता दिलाएंगे, तब आप बात को मानेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए इसी आशा और विश्वास करता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, बिल्कुल भी परीक्षा का इंतजार नहीं करेंगे कि परीक्षा आ जाए तो हम तैयारी शुरू करें। ऐसे लोगों का सिलेक्शन कभी नहीं हो पाता जो परीक्षा आने के 1 महीने बाद तैयारी, यानी परीक्षा का नोटिफिकेशन और फॉर्म भरने के बाद परीक्षा की तैयारी प्रारंभ करते हैं, उनका जो सफलता की चांस मात्र 10% रहती है। ठीक है मित्रों, लेकिन यदि आप पहले से जुट गए हो तो आपकी सफलता 100% श्योर हो जाती है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर हम एक बहुत ही शानदार जानदार क्लास के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।